Illness as human experience. Illness is a period of sickness affecting the body and mind. Illness पीरियड ऑफ सिकनेस का वो वक्त होता है जब हम लोग बॉडी और माइंड दोनों से अफेक्टेड रहते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस. द इलनेस इज क्लासिफाइड एज एक्यूट एंड क्रोनिक. इलनेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्यूट इलनेस और क्रोनिक इलनेस. एक्यूट इलनेस क्या कहता है? इट इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर सिम्टम्स ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है, वैसे डिजीज या वैसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें बहुत तेज सिम्टम्स दिखता है लेकिन जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है. जैसे कि फीवर जब भी आता है तो अचानक से आता है और बहुत तेज आता है, लेकिन जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, जैसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन इतने में वो ठीक हो जाता है. उसके जस्ट अपोजिट आता है क्रोनिक इलनेस. लास्ट्स फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, यूजुअली 6 मंथ और लॉन्गर. इसका जो सिम्टम्स होता है वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, पर ये लंबे दौरान का डिजीज होता है जो लगभग 6 महीने या उससे ज़्यादा तक भी जा सकता है, जैसे कि DM, डायबिटीज मेलाइटस, लंग्स डिजीज एट्सेट्रा. नेक्स्ट है इलनेस बिहेवियर्स. Illness behavior is a coping mechanism, involves way individual discreet, monitor and interpret their symptoms, take remedial action and use healthcare system. ठीक है, इलनेस को क्या देखते हैं कि ये एक तरह से पेशेंट का कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि वो अपने इलनेस से किस तरह से कोप कर रहा है. ठीक है, किस तरह से बाहर आ रहा है. इंडिविजुअल क्या करता है, अपने आसपास वैसा सिचुएशन क्रिएट करता है या अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कुछ रेमेडियल एक्शंस करता है, या फिर इस दौरान में वो क्या करता है, हेल्थ केयर सिस्टम का हेल्प लेने के लिए आगे आता है. ठीक है, जो सुषमान है वो 1970 के थे. उन्होंने डिस्क्राइब किया था इस स्टेज ऑफ इलनेस को टोटल 5 स्टेज में. ठीक है, इस इलनेस को उन्होंने 5 स्टेज में डिवाइड किया था. पहला स्टेज क्या है, सिम्टम्स. सेकेंड स्टेज है सिक रोल. थर्ड स्टेज है मेडिसिन केयर कॉन्टैक्ट. फोर्थ है डिपेंडेंट क्लाइंट रोल और फिफ्थ है रिकवरी और रिहेबिलिटेशन. ठीक है, तो ये सुषमान 1970 के जो थे उन्होंने इलनेस को 5 स्टेज में डिवाइड किया था. आगे एक एक करके सारे स्टेजेस को हम लोग क्लियर करते हैं. स्टेज 1, symptoms experiences. During this stage the unwell person usually consult other regarding the symptoms, feeling what he is undergoing. He tries for home remedies. If self management is ineffective then the individual enters the next stage. इस एक्सपीरियंसेस में क्या देखने को मिलता है, तो इस स्टेज में जो अनवेल पर्सन होते हैं वो यूजुअली अपने आसपास के लोगों से कंसल्ट करते हैं अपने फीलिंग्स को लेके, अपने सिम्टम्स को लेके, या वो किस कंडीशंस में हैं वो सब आपस में शेयर करते हैं. अगर उनमें से किसी ने उन्हें कोई होम रेमेडीज़ बता दिया तो वो उसको भी ट्राई करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर उनको कोई इफ़ेक्टिव तरीका नहीं मिलता है या उनका जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो इनइफेक्टिव रहता है, मतलब वो सेल्फ को मतलब खुद को वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, अपनी बीमारी को वो ठीक नहीं कर पाते हैं, तब क्या करते हैं, इस स्टेज के बाद वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर करते हैं. ठीक है, स्टेज 2, assumption of the sick role. The person accepts the sick role. During this stage the people may be excused from normal duties and role expectation. When the symptoms of illness persist or increases the person is motivated to seek professional help. ठीक है, assumption of the sick role में क्या होता है, अब वो अनवेल पर्सन अपने आप को बीमार मानने को रेडी हो जाता है. ठीक है, इस स्टेज में वो अपने आप को सिक मान लेता है. इसके बाद वो क्या करता है, उसका जो नॉर्मल ड्यूटीज़ था, ठीक है, जैसे जॉब पे जाना या घर का कोई काम करना या उसका जो अपने घर परिवार में रोल था, अब उससे वो एक्सक्यूज़ कर लेता है, मतलब वो थोड़ा हट जाता है, पीछे हट जाता है अपने ड्यूटीज़ को निभाने में, अपने रोल को पूरा करने के लिए. ठीक है, अब क्या करता है, वो इस सिम्टम्स का जो इंक्रीजमेंट है अगर ये कंटिन्यू रहता है तब वो आगे प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए बढ़ता है. ठीक है, स्टेज 2 में हमने क्या देखा, अजम्पशन ऑफ सिकनेस रोल. ठीक है, इस स्टेज में पेशेंट जो है अपने आप को अब वो बीमार मान लेता है और बीमार मानने के साथ ही वो अपने ड्यूटीज़
और अपने रोल एक्सपेक्टेशन को एक्सक्यूज कर देता है, मतलब अब वो अपनी ड्यूटी से, अपने रोल से पीछे हटने लगता है। और जैसे जैसे सिम्टम्स इंक्रीज करता है तो वो अब ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है कि नहीं, अब हमको प्रोफेशनल हेल्प का मदद चाहिए ही। स्टेज 3, मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट। Sick people seek the advice of a health personnel either on their own or at the urging of significant others. सिक पर्सन जो होते हैं, सिक पीपल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अब थर्ड स्टेज में हेल्थ पर्सनल्स के एडवाइस को लेते हैं, चाहे वो खुद से ले या फिर दूसरे के फोर्स करने के बाद लें। ठीक है, द हेल्थ प्रोफेशनल विल डिटरमाइन दैट द क्लाइंट ईदर होम एन इलनेस और डज नॉट हैव एन इलनेस। ठीक है, अब हेल्थ पर्सनल जो है वो डिसाइड करते हैं कि जो क्लाइंट है घर पे भी हो चाहे वो एडमिटेड हो, वो सच में बीमार है या फिर नहीं है। द क्लाइंट में एक्सेप्ट और डिनाई द डायग्नोसिस। अगर डायग्नोसिस किया जाता है और उनको कुछ निकलता है, कोई बीमारी निकलती है, तो इसी स्टेज में जो क्लाइंट है वो क्या कर सकते हैं, या तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ हमको ये बीमारी है, या तो वो डिनाई कर देते हैं। ठीक है, इफ द डायग्नोसिस इज एक्सेप्टेड द क्लाइंट यूजुअली फॉलोज द प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट प्लान। अगर पेशेंट ने या क्लाइंट ने जो डायग्नोसिस निकला है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अगर कर लिया हो तो क्या कहेगा वो, अब क्लाइंट जो है वो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है ट्रीटमेंट का प्लान, वो अब उसको फॉलो करेगा, चाहे वो सर्जरी हो, मेडिसिन हो या कोई भी फॉलो वगैरह हो। इफ द डायग्नोसिस इज नॉट एक्सेप्टेड द क्लाइंट में सीक द एडवाइस ऑफ अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अगर जो हेल्थ प्रोफेशनल ने उन्हें अभी डायग्नोसिस करके दिया था, अगर उससे क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करता है, दूसरे हेल्थ केयर पर्सनल का हेल्प लेता है, उनसे मदद मांगता है, उनसे एडवाइस लेता है कि क्या मेरे को ये सच में बीमारी है या फिर नहीं है। ये कब होगा, जब वो डायग्नोसिस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट में हम लोगों ने दो केस देखा कि अगर पेशेंट को जो डायग्नोसिस निकला है अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या करता है, डॉक्टर के बताए हुए या फिजिशियन के बताए हुए ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करता है, और अगर नहीं एक्सेप्ट करता है तब वो दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल का एडवाइस लेता है कि उसको सच में अब आगे क्या करना है, डिजीज है या नहीं है, इसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट है स्टेज 4, डिपेंडेंट क्लाइंट रोल। ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलनेस एंड सीकिंग ट्रीटमेंट द क्लाइंट बिकम्स डिपेंडेंट ऑन द प्रोफेशनल फॉर द हेल्प। स्टेज 4 में क्या देखते हैं, तो जो क्लाइंट है वो अपने इलनेस को एक्सेप्ट कर चुका होता है और अब वो ट्रीटमेंट चाहता है। ठीक है, और इस दौरान क्या करता है, वो कम्प्लीटली प्रोफेशनल के हेल्प पे डिपेंड हो जाता है। ठीक है, मोस्ट पीपल एक्सेप्ट देयर डिपेंडेंस ऑन द फिजिशियन although they retain varying degrees of control over their own lives. Example, people request information from the physician about their disease, treatment, cost involved in it. ठीक है, तो जो क्लाइंट होते हैं वो अपने फिजिशियन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन उनका जो कंट्रोल है रहता है अपने ओन लाइफ पे वो वैरी करता है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं जो फिजिशियन से ही सारा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश में रहते हैं कि उनको कौन सी बीमारी है, क्या ट्रीटमेंट है, कैसा ट्रीटमेंट रहेगा, इसमें कितना कुछ खर्च आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सम क्लाइंट्स इलनेस डिमांड्स कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन अदर्स। कुछ क्लाइंट का इलनेस ऐसा होता है जो डिमांड करता है कि हमको कंप्लीट डिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। जैसे आर्म फ्रैक्चर, अगर किसी इंसान का आर्म फ्रैक्चर हुआ है तो कंप्लीटली डिपेंड हो जाता है अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे। एंड सम अदर क्लाइंट्स कैन मैनेज एंड मेंटेन इंडिपेंडेंस। ठीक है, वहीं अगर कुछ इंसान ऐसा दिखता है कि अगर किसी एक का आर्म फ्रैक्चर है तो वो कम्प्लीटली डिपेंड हो जाता है, और वहीं दूसरी तरफ सेम कंडीशन रहता है लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ को कुछ हद तक मेंटेन करते हैं। तो डिपेंडेंट का जो रोल है क्लाइंट का वो वेरी करते रहता है। कुछ क्लाइंट अपने आप मैनेज करने में बिलीव रखते हैं, और कुछ लोग कंप्लीट डिपेंडेंट हो जाते हैं। रिकवरी और रिहैबिलिटेशन, स्टेज 5। During this stage, the client is expected to relinquish the dependent role and resume former roles and responsibilities. अब रिकवरी या फिर रिहैबिलिटेशन का जो स्टेज है, इस दौरान क्या होता है, तो क्लाइंट अब एक्सपेक्टेड रहता है कि अब वो अपने डिपेंडेंट रोल को ख़त्म करे और अपने पुराने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में सक्षम रहे, या फिर कह सकते हैं कि अपने पुराने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे। ठीक है, फॉर पीपल विथ एक्यूट इलनेस द टाइम एज एन इल पर्सन इज जनरली शॉर्ट एंड रिकवरी इज रैपिड।
ठीक है। जो क्लाइंट एक्यूट इलनेस से पीड़ित रहते हैं उनमें हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, तो जो पर्सन है, जो इल पर्सन है, उसका जनरली शॉर्ट और रिकवरी पीरियड बहुत रैपिड होता है, ठीक है। जो बीमार पड़ने का पीरियड है वो बहुत शॉर्ट होता है और जो रिकवरी का पीरियड है वो बहुत रैपिड होता है। सपोज जैसे अगर किसी को फीवर आता है तो 2 से 3 दिन फीवर रहता है, फिर अगेन वो 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, फिर अपना बैक टू रूल वो आ जाता है। दस मोस्ट फाइंड इट रिलेटिवली ईजी टू रिटर्न टू देयर फॉर्मर लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को जो एक्यूट इलनेस के बाद होने वाला रिकवरी या रिहेबिलिटेशन है ये बहुत रिलेटिवली ईजी लगता है कंपेरिजन टू क्रोनिक डिजीज, ठीक है। People who have long-term illness and must adjust their lifestyle may find recovery more difficult. वही acute के अलावा अगर किसी को long term diseases है या long term illness है तो उसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, तो जो client रहते हैं उनको अपने back to normal life में आने में बहुत difficulties होता है या बहुत लंबा time taking होता है, ठीक है। For clients with a permanent disability, this stage may require therapy to learn how to make major adjustment in functioning. जैसे अगर किसी परमानेंट डिसेबिलिटी से कोई क्लाइंट पीड़ित है, जैसे सपोज किसी का रोड एक्सीडेंट में लेग जो एम्पुटेट कर दिया गया है या फिर आर्म जो है वो फ्रैक्चर हो गया है, बुरी तरह से जख्मी हो गया है, तो आर्म को अगर एम्पुटेट करना पड़ गया है, तो इस दौरान क्या होता है कि जो पेशेंट है अब वो रिकवरी और रिहेबिलिटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाए, क्योंकि अब उसको एक हाथ या एक पैर की मदद से कैसे आगे लाइफ को जीना है उसको वो सीखना पड़ता है। एक थेरेपी के रूप में उसको कंप्लीट एक प्रोसीजर बताना होता है कि आप एक पैर से किस तरह से सहारे से चल सकते हैं, सीढ़ी कैसे चढ़ना है या फिर वॉकर का यूज़ कैसे करना है। ये सब कुछ एक पूरा कंप्लीट ज़्यादा लंबे टाइम का क्या बोलते हैं थेरेपी का रिक्वायरिंग रहता है कि अब उस क्लाइंट को अपने फंक्शनिंग को किस तरह से एडजस्ट करना है, उसमें वो लोग ज़्यादा समय लगाते हैं।